गुड आफ्टरनून। आइए देखते हैं सारा का से अंक 9। तो 8वें अंक में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से समर जब घर वापस आता है सिरीज से मिलने के पश्चात, और सिरीज ने उन्हें प्रभावित किया था, अपनी राय जाहिर की थी कि संयुक्त परिवार व्यवस्था में कभी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, इसलिए उसे परिवार से अलग हो जाना चाहिए। साथ ही एक बात और उसने पूछी थी कि क्या वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है या फिर उस पर यूं ही दया करता है क्योंकि उसके लिए बहुत करती है इसलिए अपनत्व है। तो ये प्रश्न उसके मन में कौंध रहा था। यहाँ से हम लोग 9वें अंक में देखेंगे कि वो सचमुच में सोच रहा था कि उसके मन में प्यार, उसकी मजबूरियाँ, तकलीफों के प्रति दया है या सिर्फ अपने पर किए पछतावा है। लेकिन इस अंक में हम लोग देखेंगे कि एक ऐसी घटना घटित होती है कि एक बार फिर से समर को लगता है कि वो सचमुच में अकेला था, अकेला ही है। जैसा कि उपन्यास के आरंभ में हम लोग देख चुके हैं कि इस विवाह के पश्चात कैसे प्रभा से अनबन हो गया। लेकिन पूर्वार्ध के 10वें अंक में हम लोगों ने देखा कि उन दोनों में मेलजोल हो गया था। प्रभा के साथ जो कुछ भी हुआ, माता पिता ने जो आरोप लगाए और उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी, उसके बाद प्रभा ने समर को बिल्कुल झकझोरते हुए पूछा था, और जिस तरह से वो रो रही थी, आज उसके रोने में जो वेदना थी वो समर को समझ में आया था। और उसके बाद धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि प्रभा उसके साथ है, प्रभा के साथ मिलकर के वह सचमुच में बहुत भाग्यशाली, उसका जीवन भाग्यशाली है वो, और जीवन में आगे बढ़ सकता है। जब नौकरी भी मिली तभी किस तरह से वो उसके लिए फूटकर भोजन बनाने इत्यादि का काम किया करती थी। तो एक समर्पण की भावना देखा था और प्रभा को लेकर वो बहुत सपने देखना शुरू किया था। तो ये अंक 9 में हम लोग देखेंगे कि जब वो लौटता है शिरीष भाई साहब से मिल कर के, तो उस दिन बहुत गर्मी है, छत पर वो बाल्टी से पानी ला ला कर डाल रहा था ताकि छत ठंडा हो, ताकि वहाँ पर आराम से सोया जा सके। तो उसे जब वो थका हुआ था, प्रभा उसे उसके हाथ पैर दबाना चाहती है क्योंकि वो बहुत थक गया है। वो एक अपनत्व की भावना वो दर्शाते हैं जो समर को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो भी कहता है कि नहीं, तुम्हें तो 11:30-10 तक चौका बर्तन का काम करते रहती हो, तो फिर हाथ पैर दबाने की आवश्यकता नहीं है, तुम कौन सा आराम से रहती हो, अगर मैं थका हूँ तो तुम भी थकी हो। यहाँ भाई साहब के बारे में बात होती है, समर के भाई के बारे में, कि वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं। इस प्रकार एक अपनत्व की भावना से दोनों में बातें होती है, और भविष्य को लेकर समर काफ़ी कुछ स्वप्न भी देखता है, अपनी कल्पनाएं करता है जो उसके सामने वो प्रस्तुत करेगा। तो इसके अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। छत पर जब वो चारपाई पर समर सोया हुआ था तो आसमान में नज़र डालते ही एक तारा को टूटता हुआ देखकर उसे लगता है कि जो एक पल में हम लोग देखते हैं कि एक तारा टूटकर एक पल में यहाँ से वहाँ चला गया, लेकिन उसे यह तय करने में, यह दूरी तय करने में न जाने कितने हजार प्रकाश वर्ष का समय लगा होगा। एक बार फिर से उसे याद आता है कि शिरीष भाई कहते हैं कि विज्ञान में ऐसी बहुत सी बातें जिससे अभी हमने जाना नहीं है, और हम लोग उन सारी बातों को छोड़ करके कुछ अन्य बातों को जानने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। बातों ही बातों में समर को ज्ञात हुआ कि प्रभा ने आज व्रत रखा हुआ है, और व्रत रखने का कारण उसने बताया कि घर में भाभी ने भी व्रत रखा था, और पड़ोस की जो है अवस्थी जी की बीवी, उन्होंने भी व्रत रखा था, इसलिए आज वो व्रत रखे हैं, और घर में उन्होंने जो विशेष खाना बना था उसी व्रत की वजह से। तो वो एक परिहास करते हुए बोलता है कि इसलिए तुम व्रत की उससे अच्छा व्यंजन करी हो, सजी संवरी हो और सुगंध इत्यादि भी लगाई हो। लेकिन समर को व्रत इत्यादि पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, उसके प्रति जरा सा भी उसे आस्था नहीं था। जब से शिरीष भाई साहब से अधिक मेल जो शुरू हुआ था, तब से समर ने व्रत, पूजा पाठ इत्यादि से दूर हो गया था। पहले वो बहुत मंदिर जाया करता था, इन सारी चीज़ों को मानता था, लेकिन अब धीरे धीरे इन सब से उसका विश्वास हटता चला गया था।
लेकिन प्रभा को भी जब वो फटका रहा था कि ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, तुम क्यों मानती हो, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। भी मन में होता है कि चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती हो, कोई नमकीन नमक खाना पसंद करता है, कोई मीठा खाना पसंद करता है, तो अपनी अपनी जीवन जीने का तरीका भी होता है। अगर वो व्रत रखती है तो कुछ अच्छे के लिए रखा होगा, तो उसकी सोच है, तो उसमें मुझे दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। समर प्रभा से सिरिस भाई के बारे में बहुत सी बातें समझाता है। उसने बताया, उनका कहना है कि जो संस्कार और आत्मा की बातें हैं वो बहुत पिछड़ी बातें हैं, और उससे हमें नुकसान ये होता है कि हम नई बातों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो पुरानी परंपराएं घिसी पीटी चीज़ें हैं उसी को हम मानते चले आते हैं। दरअसल जो संस्कार है, आत्मा, वो हमारी अपनी बनाई हुई चीज़ें, हमारी अपनी बंदिशें हैं, जो हम मानते हैं, मानते चले आए हैं, तो उसी को मानते रहते। इसमें ये ऐसी बात नहीं कि अच्छा है या बुरा है। तो इन चीज़ों को वो उसे समझाता है, उसे बताया है कि जैसे जो मांस नहीं खाता उसकी आत्मा मांस खाने को कोसती है, जो प्याज से परहेज करता उसे प्याज अपनी आत्मा के विरुद्ध लगती है। अब या तो यह मानिए कि जो मांस और प्याज खाते हैं उनमें आत्मा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, और आत्मा का ठेका केवल कुछ लोगों ने ही ले रखा है। इस तरह से आत्मा, परमात्मा या संस्कार आदि की बातों का वे विरोध जताते हैं। प्रभा जिस तरह से ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी, समर को लगता है कि अच्छी बात है, अब भविष्य में मैं भी इसे और अच्छी बातें समझाकर इसकी सोच को बदल सकता हूँ, या फिर इसे आगे पढ़ा लिखा सकता हूँ, और कम से कम जब मैं प्रोफेसर बन जाऊँगा या अच्छे पद पे नौकरी करूँगा तो वह भी समाज में उठने बैठने के लायक हो जाएगी। तो प्रभा को लेकर उसके अंदर एक बहुत ही सकारात्मक कल्पना है, और एक ऊंची उड़ान है। उसकी एक दुनिया होगी जहाँ वो होगा और उसकी प्रभा होगी, और बहुत ही सुखमय जीवन होगा, एक उच्च स्तर की जीवन शैली होगी। इस प्रकार समर प्रभा को समझाना चाह रहा था कि जो पुरानी संस्कार है, जो रीतियाँ, उन्हें हमें बदलनी ही पड़ेगी। श्रीज भाई कुछ ऐसा कहते हैं जो कि सही भी है। प्रभा का भी मानना है कि उस बातें तो सही है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एकदम से अगर कोई कहे कि उल्टे पल्ले की साड़ी पहनकर मुंह खोले सड़क पर उसके साथ चले, तो ये नहीं हो सकता है। यानी कि सारी बातें सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब अपनाने की बात आती है तो उसे 100 बार सोचना पड़ता है, या तो उसको व्यवहारिक जीवन में उसको ढालना बहुत ही कठिन होता है। यहाँ पर उसने बताया कि सिरिस भाई का मानना है कि संस्कारों या परमात्मा के बारे में उन्होंने जो एक उदाहरण दिया उसके अनुसार कि वो क्या है, मन में जमे हुए संस्कार रेल के डिब्बे में आराम से बैठे मुसाफिरों की तरह है, ठीक है, और जो बाहर से आने वाले नए यात्री को रोकते हैं या तो उन्हें बैठने नहीं देते हैं, और धीरे अगर बाहर से आया नया यात्री जब उनमें बैठ जाता है तो धीरे धीरे वो भी उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। यानी कि पुरानी संस्कृति संस्कार जो हमारे अंदर विद्यमान है, तो हम नए को नहीं अपना पाते हैं, जैसे यात्री नए यात्री को नहीं अपना पाते। ठीक एक और भी बात है कि जब वो पुराना यात्री अपना स्थान बना लेता है तो फिर वो किसी नए यात्री को आने से रोकता है। यानी एक बार नए संस्कार को, नई रीति को जब अपना लेते हैं और वो अपनी पैठ बना लेता है, तो फिर कुछ दिनों पश्चात जब नई परंपरा को अपनाने की बात होती है उसको रोका जाता है। इस तरह से बात कुछ भी नहीं है, धीरे हम आखिर को उसको अपना तो लेते हैं, लेकिन उसका विरोध जरूर करते हैं। तो ये मन में संकोच छोड़ देना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या करें, नई चीज़ों को अपनाएं। समर ने सिरिस भाई के एक विचार को समझाते हुए उसने कहा, उनका मानना है कि हम अतीत जीवी आदमी है, भूत की समान है, ठीक है, यानी हम अतीत जीवी हैं, हम अतीत को लेकर बढ़ते हैं, और जो अतीत जीवी आदमी होता है वो भूत के समान होता है। उसने यहाँ भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमारे पैर आगे को मुड़े होते हैं, यानी मनुष्य का लक्ष्य होता आगे बढ़ना, और ये कहा जाता है कि भूत के पांव उल्टे होते हैं, यानी भूत
पीछे को जाता है। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, ना कि पीछे के अतीत को लेकर ढोना है। तो एक नाराज़गी भी जताया कि शिरीष की बात को सुनकर जो समर है बहुत क्रोधित होता है, क्योंकि उसका मानना था किसका, शिरीष का, कि जो उसे लगता है कि कभी कभी वो झूठ मक्कार ठगों नपुंसकों की औलाद है जो सिर्फ अतीत में जीते थे। तो जो हम बात बात में अपने अतीत का रोना लेकर बैठ जाते हैं और अतीत की उन बातों को छोड़ना नहीं चाहते, उसको अपनाकर चलने चाहते हैं, इसमें हम ना तो आगे बढ़ते हैं ना किसी को आगे बढ़ने देते। इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। यह बात शिरीष ने समझाया था समर को। समर अब प्रभा को समझा रहा था। समर को अचानक लगा कि प्रभा शायद सो गई है। वो उसे जगाकर और बातें करना चाहता था, क्योंकि आज जो उसका मन खिला हुआ था। उसे लग रहा था कि प्रभा बड़े आसानी से मेरी बात सुन रही है, समझ रही है, सकारात्मकता जाहिर कर रही है, शिरीष भाई से मिलने की इच्छा भी जता रही है, तो इसे और बातें इस विषय पर की जाए। उसे जगाने के लिए उसकी कमर में गुदगुदी करता है, और जब भी वो गुदगुदी उसने की तो उसके कमर में एक कुछ बंधा हुआ गांठ सा उसे हाथ में जान पड़ा। वह प्रभा को दबाव डालने लगा, प्रभा पर दबाव डालने लगा। वो बताए कि यह क्या है, लेकिन वो नहीं बताई। और बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बाद पहले तो उसने बहाना बनाया कि उसके पेट में दर्द था, अम्मा जी ने ये दिया है, दवाई है। उसके बाद भी समर नहीं माना, तो वो अंत में रो पड़ी और कहा कि घर वालों की वजह से मुझे सब कुछ करना पड़ा है। यानी वो क्या था, एक सैयद बाबा की धुनी थी जो उसने कमर में बांधी थी, इत्र वगैरह इसलिए लगाया था, और व्रत भी इसीलिए किया था। व्रत का कारण क्या था कि अवस्थी जी की बीवी का कहना था कि जब उसने विवाह के 4 साल बाद सैयद बाबा की धुनी को ग्रहण किया तो उसको प्रमोद हुआ था। यानी यहाँ बात ये होती है कि प्रभा पर इस बात पर दबाव बनाया जा रहा था घर वालों के द्वारा, कितने दिनों तक विवाह हो गए, उसके कोई बच्चे अब तक क्यों नहीं हुए, और इसलिए उसे बांझ कहकर परेशान किया जाता था, ताने दी जाती थी। उसने बताया कि भाभी तो बच्ची को उसके पास आने तक नहीं देती है। यह सुनकर के समर बिल्कुल बौखला जाता है और बहुत ही गुस्से में उसने कहा कि खुद अपने खाने पीने का ठिकाना ने टंडुकना अभी से लटका लो। यानी अपनी तो कोई स्थायित्व तो नहीं है जीवन में, और हम अभी से बच्चा पैदा करने की सोच रहे हैं। इस घटना ने समर को बिल्कुल विचलित कर दिया था। वो टूट गया। उसे लग रहा था अब तक मैं इतनी बातें सुना रहा था, प्रभा को लेकर क्या कुछ कल्पना कर रहा था, और उसे लगा कि अब मैं जीवन में बिल्कुल अकेला पड़ गया। ये वो प्रभा है जिसके बारे में मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहा था। प्रभा पर इतना विश्वास था, क्या नहीं सोचा था उसके बारे में। वो ये जानता था कि रमा का वो खत या रमा के बारे में वो चर्चा करना, उसकी वो उसकी सहेली विवाह नहीं करना चाहती थी, गांव में पढ़ लिख करके गांव की स्त्रियों को पढ़ाना चाहती थी, या फिर पर्दा प्रथा को उसने कितनी चुप रहते हुए पर्दा को उसने तोड़ा था, विरोध किया था। उसे लगता था कि प्रभा वाकई बहुत आधुनिक ख्यालों की है, उसकी सोच अच्छी है, लेकिन आज जब इस तरह की बातें देखी तो वो बिल्कुल टूट गया। वह अपना माथा चारपाई की पाटी पर पीट रहा था, सोच रहा था कि प्रभा, उसने सोचा था कि प्रभा मेरा साथ देगी, लेकिन यह वही प्रभा है जिसने एक बार गणेश जी के बर्तन मांजे थे, और आज इसी के ऊपर मैंने बड़े बड़े अपने सपने संजोए थे। तो वो बिल्कुल आज थका हारा समझ रहा, अपने को आपको महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि प्रभा भी वही निकली। यानी जिस दलदल से, जिस दकियानुसी सोच से वो बाहर निकलना चाहता था, आज प्रभा को उसी में हंसता हुआ, उसी में ढलता हुआ उसने अनुभव किया था। धन्यवाद।